हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे डिस्कशन के लिए दैट वुड बी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब ये काफ़ी आस्क्ड टॉपिक था या काफ़ी आस्क्ड क्वेरी थी जिन लोगों ने पोस्ट करी थी या बोला था, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम एज ए बिगनर या किसी को नहीं पता टेक्निकली या फंडामेंटली, वो ज़्यादा मार्केट को नहीं समझता तो उसको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे करनी चाहिए, उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए इसको मैं आपको कुछ इस तरीके का ओवरव्यू दूंगा, तो आपको ज़्यादा फिर इधर उधर सर्च करने की या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन आज के जो रहेंगे हमारे, वो बेसिकली क्या नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी में अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। आप सबसे पहले आपको पता ही होगा डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब आजकल फुल टाइम या डिस्काउंटेड ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ, जिसको आपका इंटरफेस अच्छा लगता है, जैसे ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया, सभी सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, सब compete कर रहे हैं, कंपटीशन अच्छा है। तो सबको चाहिए कि भाई हम अपने मेंटेनेंस कॉस्ट को कम रखें, हम अपने डेली ब्रोकरेजेस को कम रखें। तो वो इन एंड आउट उनकी फ़ाइट चलती रहती है। बट आपको जो भी इंटरफेस पसंद है, मैं यहाँ पे कोई लिंक या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको जो पसंद आएगा आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, आप सिंपली आपको ज़ीरोधा खोलना है, जिसका भी खोलना है, आप ऑनलाइन जाके वो चेक करेंगे। उनका KYC का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको कुछ अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अपने बैंक को लिंक करना पड़ेगा, एंड यू आर गुड टू गो। वो प्रोसेस बड़ा इजी आजकल बना दिया उन्होंने। एक दिन के अंदर आप सारी डिटेल्स डाल के उसको आप ऐप की सर्विसेज है, मोबाइल में आप इंस्टॉल करो या आपको PC में करना है उसमें करो, तो वो सारी चीज़ें बहुत इजी हो चुकी हैं आज की डेट में। तो एज ए लेमैन, एज ए बिगनर, मैं ये टॉपिक को रखूँगा कि अगर कोई 2025 में शुरू कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो उसको किस तरीके से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए यही होता है कि वो डीमैट अकाउंट खोले, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडली, डीमैट अकाउंट तो मेरा खुल गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पे कुछ अमाउंट भी है इन्वेस्ट करने के लिए, या मैं मेरी सैलरी आती है, या मेरे पे कुछ अकाउंट लमसम मेरी सेविंग्स पड़ी हुई है, तो मैं अपने डीमैट अकाउंट में बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करूँगा। उसके बाद अब सेकंड प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आता है मेरा, वो आता है कि मैं स्टॉक कैसे सेलेक्ट करूँ। मेरा कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, इतना ज़्यादा मैं अभी टेक्निकल सीखा नहीं हूँ। तो वो मैं आपको वन बाय वन बड़ा ओवरव्यू दे करके बड़ा इजी एंड सिंपलिस्टिक वे में आपको ये समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक साइट सेलेक्ट करनी होगी, जैसे मैंने इसमें भी लिखा है। मैं स्क्रीनर, कोई स्टॉक सिलेक्शन की एक साइट है जिसे मैं आपको चेक कराता हूँ। अगर आप इसमें जाएंगे तो स्क्रीनर एक साइट है। जनरली आप बस गूगल पर टाइप कर दीजिए screener.in, तो इस तरीके की एक साइट आपके पास खुल के आती है। तो उसमें स्क्रीनर में जाके अब मैं क्या करूँ, इसमें तो अगर आप देखोगे तो NSE में 3000 कंपनियाँ SMEs लिस्टेड हैं, BSE में 5000 प्लस कंपनियाँ लिस्टेड हैं। तो कौन सी कंपनी को मैं बाय करूं, क्या बाय करूं, मेरे को इतना ज़्यादा फंडामेंटल नहीं आता, इतने रिजल्ट्स में पढ़ नहीं सकता, सबकी बैलेंस शीट के लिए मेरे पे टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल आपको फाइनेंशियल के कुछ मैट्रिक्स बताऊंगा, वो मैट्रिक्स का मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे दूंगा। ऐसे मैट्रिक्स बहुत हैं, बट आपको एज ए बिगनर क्या क्या मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चाहिए, मैं सिर्फ उस पर ही अभी डिस्कस करूँगा। एट लेंथ हम कभी बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, बट मैं इसका आपको ओवरव्यू एक एक करके देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने वेबसाइट को डाला, इसमें आपने फ्री वेबसाइट है, आपने लॉगिन किया। ये आपको फीड, स्क्रीन्स और टूल्स के 3 सेक्शन मिलेंगे। आप टूल्स में आओगे, यहाँ पे क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन करके एक क्वेरी रन करने का सेक्शन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे ना तो ये सेक्शन आता है। अब आपको नोट डाउन करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी आप ले लीजिए। इसमें हम 4-5 पैरामीटर्स इसमें इंसर्ट करेंगे। अब मेरे कुछ अपने पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ। इससे कुछ और इजी वे में मैं आपको ये 5 पैरामीटर्स बता रहा हूँ। जैसे अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखते हैं 20,000, अब ये वैल्यू करोड़ में है, तो 20,000 करोड़ प्लस की वो कंपनी होनी चाहिए। ये हमारा क्या है प्रोसेस, ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन है। किसी कंपनी को सिलेक्शन करने के लिए हमने कुछ स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन बनाई है। तो पहले हमारा ये फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन आएगा, जिसमें
मार्केट कैपिटलाइजेशन हम चाहते हैं उस कंपनी का 20,000 करोड़ से ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब, अब मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में इसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, जो कंपनी के साइज़ को बताता है। ठीक है, अब अगर हम उसको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, वो उस हिसाब से वो आपके लिए फिर थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी का बोलते हैं हम साइज़, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि कंपनी का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है। हम बोलते हैं ना लार्ज कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, तो उस हिसाब से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरीके से साइज़ ऑफ कंपनी को बताता है। सेकंड क्वेरी हमने जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये दोनों चीज़ें क्या हमें इंटरप्रेट करती हैं, ये इंटरप्रेट करती है कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल है वो उस कैपिटल का कितना इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रही है। अब इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन मतलब किस चीज़ में यूटिलाइजेशन, प्रॉफिट जनरेशन में यूटिलाइजेशन कर रही है, कितने बेटर वो फंड्स को मार्केट में इन्वॉल्व कर रही है, क्या कहाँ कहाँ डाल रही है, उस हिसाब से वो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स निकल के आता है, जो मैंने दोनों को क्लब कर दिया है ईज़ करने के लिए और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करने के लिए। तो आपको होपफुली मार्केट कैप समझ में आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये पैरामीटर्स को मैंने 20-20 रखा है कि 20 से अब होने चाहिए। डेट टू इक्विटी क्या हो गया, अब डेट टू इक्विटी क्या हो गया, फाइनेंशियल लिवरेज कितना है कंपनी पे, तो वो जितना कम रहे, जितना उधारी उस पर कम रहे उतना बेटर है, लेसर द बेटर। अब लेसर का मतलब क्या है, उसका वो लेस लिवरेज्ड है तो उस पर लेस रिस्क है। अब इस पे पोटेंशियली काउंटर भी आ सकता है कि भाई लेस रिवलेज है, लेस लिवरेज उसने ले रखा है, इसका मतलब उसके पोटेंशियल टू ग्रो भी कम हो सकते हैं, ग्रोथ में उसका थोड़ा कम हो सकता है। बट ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे अभी लेस रिस्क की बात करेंगे। हम शुरू से मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कैपिटल प्रिजर्वेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए हमें लेस लिवरेज कंपनी चाहिए, भले ही हमारे थोड़ा सा रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ हों, बट हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। तो वो भी आपको क्लियर हो गया, डेट टू इक्विटी वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, फ्री कैश फ्लो 5 ईयर्स। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, कंपनी पे कैश पड़ा हुआ है, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उस कैश को यूज़ कर सकती है। और क्या क्या यूज़ केस हैं उस कैश के, भाई 5 साल से वो कैश उसके पास पड़ा हुआ है, 1000 करोड़ का मैंने एक बेंचमार्क रखा हुआ है, उससे वो और क्या कर सकती है, वो डिविडेंड दे सकती है। ठीक है, अब डिविडेंड दे सकती है और क्या कर सकती है, वो अपने डेट, अगर उस पर कुछ डेट है वो डेट को रीपे कर सकती है, या फिर वो अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में उसको यूज़ कर सकती है, नई मशीनरी में यूज़ कर सकती है, एम्प्लॉय काउंट बढ़ाने में यूज़ कर सकती है। तो उसके बहुत यूज़ केस है। भाई आपके घर पे कैश पड़ा होता है तो आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन करते हो ना, या बर्बाद करोगे या यूटिलाइजेशन करोगे। वो बर्बाद भी कर सकती है। अब उसमें भी कई पॉइंट फिर अंदर निकल के आते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग्स कहाँ है, वो अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं, कम किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि अपने ओन पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं। अब वो बहुत डीप डाउन अगर हम जाएंगे तो फिर वो बहुत सारे और पैरामीटर्स को देखने पड़ते हैं। तो ये हमने 4-5 पैरामीटर लिए, हमने क्वेरी को रन कर दिया। क्वेरी आप रन करेंगे तो मैंने दूसरे स्क्रीन पे ऑलरेडी रन करके दिखा रखी। तो इस तरीके से फ़िल्टर आउट होकर कुछ कंपनीज आती हैं। तो अब ये कंपनीज तो बहुत हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे पेजेस दिखा रहा है वो। तो इसमें से कौन सी कंपनीज लेंगे, इसमें से भी मैंने कुछ, अगर आप एक एक कंपनी को देखेंगे, थोड़ा सा आप इसको 15-20 मिनट देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने HCL टेक्नोलॉजीज जस्ट एज एन एग्जांपल लिया, इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। तो जैसे HCL टेक्नोलॉजीज़ मैंने निकाली, अब उसमें मैं क्या देखूंगा, ये सेकंड स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन होगी। पहली क्या हुई कि मैंने एक स्क्रीनर की वेबसाइट में अपना इनपुट दिया, उससे मैंने कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स के पैरामीटर्स दिए, उसके बाद एक लिस्ट ऑफ कंपनीज निकल के आई। लिस्ट ऑफ कंपनीज निकलने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से मैंने थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करना 1 बाय 1 शुरू किया। आइडेंटिफिकेशन करा तो मैंने जैसे HCL टेक्नोलॉजीज़ पे, अब इसमें मैं क्या देखूंगा, अब मैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स और भी इसमें लगाए हुए हैं, बट वो आप मत देखो, ये 5 पैरामीटर्स बहुत हैं। उसमें आप बस एक और पैरामीटर, ये 52 वीक हाई लो वाला पैरामीटर एक और चेक कर लो सेकंड स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए। उसमें क्या होगा, उसका आपको करंट प्राइस पता है, वो यहाँ पे आ जाएगा, या आप जो भी आपने ब्रोकर लिया होगा उस पर उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमेशा आता है। तो आप वो कंपनी, जैसे आपने 5 या 6 आप कंपनी का सिलेक्शन करो, उस कंपनी का आप क्या देखो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि करंट प्राइस देखो। करंट प्राइस आपने चेक किया, उसको 52 वीक हाई और लो के एक मैट्रिक से कंपेयर कर लो। अगर वो अपने 52 वीक लो पर है तो हाँ, वो आप कंसिडर कर सकते हो। ये चीज़ आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया, मैं एक बार और लिस्ट करता हूँ। अभी तक जितना हमने करा है, हमने क्या क्या सीखा है। अभी हमने एक डीमैट अकाउंट खोला, फर्स्ट प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने उसमें कुछ फंड्स ऐड करे।
फंड्स ऐड करने के बाद अब हमें ये समझ में नहीं आया हमें क्या करना है। हमने बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील देखी, यूट्यूब देखा, हमें समझ में नहीं आया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है छोटा शेयर ले लो, कम वैल्यू का ले लो, कोई कह रहा है नहीं नहीं छोटे शेयर का फ़ायदा नहीं बढ़ा। तो हम अपनी कन्विक्शन से बेटर है ना, हम थोड़ा सा रिसर्च करके मेरी जहाँ पे कन्विक्शन जा रही है, मुझे जो कंपनी बेटर लग रही है, जिसके फंडामेंटल कंपनीज़ के अच्छे हैं, वो कंपनी मैं बेटर लूँगा ना, रादर देन मैं किसी और के बोलने पे अपने पैसे क्यों लगाऊँ। थोड़ा सा ही तो काम करना है, 10-15 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। मैंने ये चीज़ चेक करी, सेकंड स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन में मैंने कुछ 5, 6, 7, 8 कंपनीज फिल्टर आउट करी। बहुत ज़्यादा मत करो क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ता है उससे। आपने कुछ अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग 6-7 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, उसको अब फर्दर मैं डिग डाउन कैसे कर रहा हूँ उसको, मैंने उसका 52 वीक हाई या लो, वो आप चार्ट पे भी देख सकते हो, उस पर भी देख सकते हो, टेक्निकल चार्ट पे भी देख सकते हो। तो आपने वो चीज़ चेक करी, आपने ये देखा कि नहीं 52 वीक लो के पास कौन सी कंपनी अब एग्जैक्टली वहीं पर है या उससे नीचे, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, 5-10%, 3-4% का वेरिएशन भी चलता है। तो आपने वो चीज़ देखी, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आइडेंटिफाई करी, 52 वीक लो के पास जो कंपनी है आपने वो चेक करा, और उस कंपनी को आपने बाद में अपने पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करा। अब वो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप ये मेहनत खुद करो और उसमें चेक करो आपको कौन सी कंपनी बेटर लगती है और कौन सी कंपनी के साथ आप आगे जा सकते हो। इतनी स्टेज हो गई। अब कोई ये कहे कि नहीं ये भी मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, मैं इतना नहीं देख सकता, मैं इतना फाइनेंशियली सेवी नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है, तो मेरे लिए कोई और ऑप्शन है इससे ईजियर ऑप्शन हो। देखिए ईजियर ऑप्शन में फिर वही बात आ जाती है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIPs कर लीजिए। SIPs वो कहेगा नहीं SIPs में यार मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का इशू लगता है, कुछ और है ऐसा, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट को समझ के थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे। SIPs में तो क्या होता है, आपने SIP की एक डेट सेलेक्ट करी, आपने उसमें अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया, तो आपका कोई इतना इंटरवेंशन है नहीं उसमें। तो आप सेकेंडली क्या कर सकते हो, आप ETFs की तरफ जा सकते हो। ETFs क्या हैं, वो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जैसे आपके स्टॉक्स ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पे, सिमिलरली आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिनको हम ETFs बोलते हैं वो भी ट्रेड होते हैं। उनमें भी अच्छी लिक्विडिटी होती है, उनमें भी आप लो कॉस्ट होती है, आराम से आप बाय सेल कर सकते हो। मैंने कुछ वो भी लिस्ट डाउन किए हैं आपके लिए, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए ये सारे ETFs हैं, निफ्टी 20, बैंक 20। अब ETFs कई तरीके के होते हैं, जैसे थीमेटिक ETFs होते हैं, या फिर कोई सेक्टर स्पेसिफिक ETFs होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ETFs होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट दे दी जस्ट एज एन एग्जांपल, जैसे निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20, गोल्ड 20। अब ये क्या है, निफ्टी 20 अगर आप बाय कर रहे हो, मैं सिंपल एक इसका ETF भी बाय कर सकता हूँ। देखिए 262 रुपीज़ का है। अब जब भी मार्केट ओपन होगी, जितने पे भी ट्रेड कर रहा होगा आप उसी टाइम बाय कर लोगे। लिक्विडिटी का एज सच कभी कोई इशू रहता नहीं है इसमें। आप जब बाय करोगे, जब सेल करोगे, वो ईजिली सेल हो जाएगा, इतना कोई स्प्रेड में डिफरेंस नहीं होता। तो निफ्टी 20 में क्या है, मतलब आप टॉप 50 निफ्टी कंपनीज़ में ये अब टॉप 50 निफ्टी कंपनीज़ में लगा रहे हो सिंपल पैसा। गोल्ड 20 गोल्ड में, सिल्वर 20, जूनियर 20 क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में लगा रहे हो, जो कि अच्छी पोटेंशियली अच्छी कंपनीज हो सकती हैं, आप उसमें पैसा लगा रहे हो। सेंसेक्स भी, सेंसेक्स आपको पता है BSE में ट्रेड होता है, इंडेक्स 30 कंपनीज से मिलके इंडेक्स बना हुआ है उनके वेटेजेस से, तो आप उसमें पैसा लगा लो। अब आपको ये लगता है नहीं यार मैं थोड़ा IT की तरफ इंक्लाइंड हूँ, मेरा जॉब भी IT में है, तो मैं जानता हूँ कि कंपनी कौन सा बेटर परफॉर्म कर रही है, तो आप IT में पैसा लगा लो। IT भी क्या है, स्पेसिफिकली वो थीमेटिक हो गया कि IT में ही मेरे को पैसा लगाना है, तो आप IT में लगा लो। तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है ना, आप कोई एक स्पेसिफिक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप पूरी थीम पे पैसा लगा रहे हो, या आप पूरे सेक्टर से पैसा लगा रहे हो, या आप पूरे इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे पैसा लगा रहे हो। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी ईजियर वे है। अब कब कब करना है, क्वेश्चन आता है कब कब करना है। आप कोई एक पर्टिकुलर डेट हर मंथ की चूज़ कर लो और करस्पॉन्डिंगली उस पर पैसा लगाते रहो। या फिर आपको दिख रहा है आज ये ETF 2% डाउन है, 1.5% डाउन है, वो भी अच्छा दिन है, आप लगा लो। म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है, आपके ट्रेडिंग आवर्स खत्म होते हैं, उसके बाद जो भी आपकी NAV होती है उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलती है। बट इसमें क्या है, आप जिस टाइम पे जो वैल्यू चल रही होगी आप उसको बाय सेल कर सकते हो वहीं पे। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन हो गया आपका, आपको स्टॉक्स में ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपका एक बिजी शेड्यूल चलता है, तो एज एन अल्टरनेट टू स्टॉक सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आप ETFs की तरफ जा सकते हो। तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करे। अभी तक जो डिस्कशन हुआ मैं इसका एक जल्दी से रिकैप देता हूँ कि हमने एक डीमैट अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट के बाद हमने स्टॉक सिलेक्शन किया, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया, हमने कुछ लिस्ट डाउन करी कंपनी, फर्दर डिग डाउन के लिए हमने उसका 52 वीक हाई लो देखा, जो लो के नियर अबाउट हो गया हमने उसको कंसिडर कर दिया।
एक एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग ये हो गया। सेकंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग क्या हो गया, मैं ईटीएफ की तरफ गया, जो भी ईटीएफ मेरे को कम दिखा, नीचे दिखा, 1-1.5% गिरा हुआ दिखा जिस थीम पे, मैं उस पे चला गया। तो सेकंड ये हो गया, आपने ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया, मैंने स्टॉक्स बाय करे थे, अब मैं एवरेज कब करूँ। एवरेज का मतलब क्या है, जब भी वो स्टॉक गिर रहा है आप एवरेज डाउन कर रहे हो उसको, वो गिरते 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 नीचे आ रहा है और आप उसको बाय कर रहे हो। वो कितनी बार करना है, कब करना है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, HCL का एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 15-16% गिर चुका है नीचे। क्या ये सही टाइम है इसको बाय सेल करने का, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है। टेक्निकली आप इसको जानते नहीं जानते, बट अगर स्टॉक 20-30% अपने हाई से वो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो आप कुछ उसमें पैसा स्टैगर्ड वे में लगा सकते हैं। अब ऐसा है मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं सीधा 1 लाख रुपया नहीं डालूंगा उसमें, मैं स्टैगर्ड वे में डालूंगा। 10,000 रुपये डाल दिए, 20,000 रुपये डाल दिए, डिपेंडिंग आपके कैपिटल कितनी है उसके साइज़ का 10% 15% आप लगा सकते हो, जब भी वो स्टॉक ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है अपने हाइज से। क्योंकि पहली चीज़ हमें पता है कि स्टॉक अच्छा हमने सेलेक्ट किया, फंडामेंटली अच्छी कंपनी सेलेक्ट करी। 100% तो ये प्रोबेबिलिटी है नहीं कि कोई कंपनी ज़ीरो नहीं हो सकती, कंपनी ज़ीरो हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, आर पावर का एग्जाम्पल देखा ही होगा, DHFL का एग्जाम्पल देखा ही होगा पहले, तो उसमें बहुत लोगों का बहुत पैसा गया है। तो एवरेज डाउन की जो फिलॉसफी है ना, वो फिलॉसफी है ही गलत। क्योंकि हम उसको क्या फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम उसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, कि कोई स्टॉक मेरे को आज 200 रुपये में मिल रहा था, अब वो 150 हो गया, तो मैं सोचूंगा यार मैं इसको बाय कर लेता हूँ, कल तो मैंने 200 पे बाय किया था। अब क्या गारंटी हो 100 नहीं होगा, क्या गारंटी हो 50 नहीं होगा, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सब कुछ है, बट अब इतने रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने क्या करा है, हमने फंडामेंटली अच्छी कंपनीज जिनका अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिनका डेट काफ़ी कम है, हमने उन कंपनीज को चूज़ किया है जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ज़ीरो इज़ लेस। तो वो चूज़ करने के बाद हमने क्या किया है, हम एवरेज डाउन भी तब कर रहे हैं जब वो अपने हाई से या अपने रीसेंट हाई से वो 20% प्लस करेक्ट हो चुका है। और हम एवरेज डाउन भी कब कर रहे हैं, जब 20% करेक्ट हो चुका है। और कितना कर रहे हैं वो भी हम स्टैगर्ड वे में कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितना एंटायर कैपिटल है हम वन गो में उस कैपिटल को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ चांसेस हैं कि भाई हम लॉस की तरफ इतना ज़्यादा ना, हमें लॉस या अपने पोर्टफोलियो में M2M स्विंग्स इतने ज़्यादा डीप रेड में ना दिखें। और सेकेंडली क्या होता है ना, एवरेज डाउन भी आप कर रहे हो, आप 2-3 बार करो, 20% करेक्ट हुआ, फर्दर 10-15% 20% फिर से करेक्ट हुआ, तब आपने करा। ऐसे करते करते आप ज़ीरो तक मत उसे एवरेज करो। आपने 2-3 बार एवरेज करा, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। आप अगर आप निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं निकाल सकते तो दो या मैक्सिमम 3 बार एवरेज करके आप उस स्टॉक को छोड़ दो, फर्दर उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्क रिवार्ड। ऐसा नहीं है कोई स्टॉक ने आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, आपने उसको तो निकाल दिया और यहाँ आप 10,000 के लॉस पे बैठे हो। जब आप अपना इतना बड़ा लॉस कैरी कर रहे हो ना, तो आप उतने ही बड़े प्रॉफिट को राइड भी करो। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी आप सस्टेनेबल बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे मार्केट में। अब ऐसा नहीं है आपने 10,000 का लॉस दिया और यहाँ 1,000 रुपये का आपको ग्रीन में दिखा, आपने उस स्टॉक को निकाल के फिर से आप एवरेज डाउन करने बैठ गए उस स्टॉक को जो ऑलरेडी आपको 10,000 का लॉस दे रहा है या 20,000 का, वट एवर, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल एंड योर चॉइस एंड योर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। तो 1,000 रुपये में उसको मत निकालो, उसको भी आप 1:2 1:3 में, 10,000 का यहाँ लॉस देखा ना, मैं उसको 20,000 में कट करूँगा। अच्छी कंपनी है ना, ग्रो करेगी धीरे धीरे, उसको चलने दो, उसको रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करो। 1:2 1:3, 10,000 का लॉस तो 20,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस तो 10,000 का प्रॉफिट। ये अगर आप माइंडसेट रखोगे ना मार्केट में, तभी आप लॉन्ग टर्म सस्टेन करोगे। अदरवाइज आप, जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको बताई, क्या बताई थी, संक कॉस्ट फैलेसी, उसी के फॉर्मों में आप फंसते चले जाओगे और बैड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करोगे। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनको आप अगर अपना यूज़ केस सिनारियो बनाइए, आप उसको यूज़ करिए और आप देखो आपके रिज़ल्ट में कितना बेटरमेंट होता है, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कितनी स्मूथ होती है। बाकी फॉलो करना है किसी को भी फॉलो करो, रील्स देखनी है कितनी भी देखो, इंस्टाग्राम में जितना मटेरियल है सब देखो, बट अगर अपने कन्विक्शन से कोई भी चीज़ को करोगे ना, दैट विल बी बेटर फॉर योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ग्रोथ। तो होपफुली शायद इस टॉपिक पे मैंने थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी क्लैरिटी दी, बट क्लैरिटी आपको मिल गई होगी।
फर्दर बहुत सारी चीज़ें और होती हैं फाइनेंशियल सेक्टर में भाई। प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कमेंट्री है, उनका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, आगे के फोरकास्टिंग उन्होंने कैसी दी है। बट इतना हमारे पास, अगर हम पहले से ही ये चीज़ मान के चल रहे हैं ना, हम इतना फाइनेंशियली इतना हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि हम इतनी चीज़ें या इतने फाइनेंशियल मैट्रिक्स को हम लेके चलें या देखें, तो उससे बेटर है आप इतने पैरामीटर्स को अभी फ़िलहाल फॉलो करो। आगे आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो मुझे कमेंट करो। आज का टॉपिक मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। हम नए कोई एजुकेशनल कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। टिल देन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।